साकिब भाई क्या कह रहे थे, आपने क्या चीज़ इसमें खुद ऐड की है? ये मैं बताना चाहता था कि जो इसकी पार्सल ट्रे है ना, इसके ये जो हैंगिंग ये डोरियाँ मिलती हैं ओरिजिनली, ये इन्होंने कंपनी से नहीं दी थी। ये मैंने चाइना से मंगा के ऐड की थी। हालांकि यहाँ पे वो प्लास्टिक और वो फिटिंग हर चीज़ एग्जिस्ट करती है जो चाहिए होती है आपको। बस इन्होंने 2 धागे मुझे बचा ये के। चीज़ इस तरह अच्छी लगती है कि ये ऊपर जाए जिस वक्त आप इसको खोलो। वो स्पेक्ट्रा वाले हैं ना हम। हाँ जी, हम लोग स्पेक्ट्रा वाले। तो इन्होंने 2 धागे बचा के बहुत बचत कर ली है। ठीक हो गया। अच्छा साकिब भाई, क्वेश्चन जो है ना, पहले स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी से। 4 केस हैं। 4 केस से मुराद कौन सी है, कब ली, कितने की ली और कितने किलोमीटर चला चुके हैं? तो शुरू करते हैं, कौन सी है गाड़ी? गाड़ी है Peugeot 2008। ओके। 2023 जनवरी शायद 30 तारीख मुझे याद है जिस दिन मुझे ये डिलीवर हुई थी। सही। कितना टाइम हो गया अंदाज़न, ये जो शुरू से जो महीने अब तक जी, गुजरे हैं? तो जनवरी का एंड ख़त्म से शुरू करें इसको तो ठीक हो गया। 8 मंथ हो गए। 8 मंथ हो गए। गाड़ी इस वक्त 9135 किलोमीटर चली हुई है। ठीक हो गया। और ली कितने की थी उस वक्त? उस वक्त इसका जो मैंने पे ऑर्डर दिया था 61,74,000 का दिया था। 61। ये एलोर वेरिएंट है जो इसमें 2 आते हैं ना? हाँ जी, ये बेटर इक्विप्ड किस्म का वेरिएंट है, ये वो है। सही। अब मेरा असल में ये होता है कि थोड़ा सा ओनर के बारे में भी पता चले कि वो गाड़ी की उसकी हिस्ट्री क्या है बेसिकली गाड़ियों से रिलेटेड। तो थोड़ा सा उस पर बता सकते हैं कि आपकी पहली कार कौन सी थी, कितनी रखी, कैसे, किस किस्म की रखी गाड़ियाँ, थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? हिस्ट्री, पहली गाड़ी हमारे पास 1994 में आई थी। यूज्ड निसान सनी थी 1.0 इंजन के साथ। अच्छा। तो उस गाड़ी की वजह से शायद को गाड़ियों का थोड़ा शौक भी पड़ गया था मुझे ड्यूरिंग दैट टाइम। हमने उसको डीजल कन्वर्ट किया। उस गाड़ी का हमारे साथ ओनरशिप टाइम जो था 2003 तक था। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने एक ब्रांड न्यू किया स्पेक्ट्रा खरीदी थी। बिल्कुल, बड़ी नॉन कन्वेंशनल गाड़ी थी, जिसकी वजह से मेरी और आपकी दोस्ती भी है। बिल्कुल, हम एक दूसरे को उस गाड़ी की वजह से जानते हैं। वो गाड़ी हमारे पास 2009 तक थी। सही। फिर वो मेरे फैमिली में मेरे कज़न के पास चली गई थी। पहले से उसने मुझे कहा हुआ था कि मुझे पसंद है, तो वो कुछ टाइम उसके पास रही। फिर मैंने उससे वापस ले ली 2000। ये इस गाड़ी के बेचने तक वो ही गाड़ी थी जो मैं चला रहा था आपके पास। और इसके दौरान फिर आपने जीप्स भी शायद रखी या नहीं? हमने एक मिनी वैन खरीदी थी। मेरे वालिद साहब को शौक था कि एक 7 सीटर होनी चाहिए हमारे पास कंफर्टेबल। तो वो एक टोयोटा लूसिडा है। और एक आपके पास शायद पुरानी करोला भी थी? करोला मैंने खरीदी थी जी अपनी वाइफ को सिखाने के लिए। अच्छा। जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था। एक 82 करोला थी। बिल्कुल सही। तो वो सीखने के दौरान जो कुछ होता है वो सब कुछ उस गाड़ी के साथ हुआ। सही। फिर अब वो सीधी गाड़ी शायद कभी मुझे समझ नहीं आती है, तो मेरे पास फिएट ऊनो भी रह चुकी है। मैं असल में चाहिए रहा था कि इस किस्म की गाड़ियां निकले ना। 3 साल मेरे पास वो फिएट ऊनो भी रही है। हमने उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, हर तरह का उसमें घूमे फिरे। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसके साथ, गाड़ी के साथ। फिर हमने एक 74 करोला रिस्टोर की थी। वो हमारी फैमिली की थी, मेरे ताया की गाड़ी थी, फर्स्ट ओनर। वो आज भी है हमारे पास फैमिली में ही। तो safe to say you consider yourself a car enthusiast? I am a car enthusiast. शायद दिमाग में गिरारियाँ और तारें ही मिलेंगी अगर आप खोलेंगे तो। चले, ठीक है, गुड टू नो। अच्छा, थोड़ा सा ना इस गाड़ी की टेक्निकल स्पेक्स से शुरू करते हैं। इसमें इंजन कौन सा आता है, ट्रांसमिशन कौन सी है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। इसमें इंजन है जी 1200 टर्बो 3 सिलेंडर। सही। और ये थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल शायद इसलिए होगा कि 3 सिलेंडर है, गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है। 1200 सीसी भी सुन के लगता है कि छोटा है, लेकिन यूरोपियंस आजकल इंजन साइज छोटा ही कर रहे हैं। उनके शायद कुछ लॉज इस किस्म के हैं, एमिशन कंप्लायंस। तो बट इसके स्पेसिफिकेशन में इसकी जो हॉर्स पावर है इट इज 131 HP, विच इज वेरी डिसेंट। टॉर्क इसका 275 न्यूटन मीटर है, जो कि तकरीबन उतना ही हो जाता है जितना कि आपकी पेट्रोल फॉर्च्यूनर में। That is a lot. Very surprising. अच्छा, बाय द वे, a small tidbit कि जो आपकी Civic है 1.5, as far as I remember, उसका 220 न्यूटन मीटर्स है। The fact कि इसका उससे भी ज़्यादा टॉर्क है। उससे ज़्यादा। वाओ। ट्रांसमिशन इसमें 6 स्पीड है, कन्वेंशनल 6 स्पीड ऑटोमेटिक। ओके। और एसन की ट्रांसमिशन है जो कि जापानीज कंपनी है।
तो एक रिलायबल सी नोन किस्म की एक ऐसी आइटम जो कि टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, रिलायबल है, काफ़ी गाड़ियों में यूज़ हो चुकी है जापानीज यूरोपियंस में। ठीक, तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। बिल्कुल। अच्छा भाई, जब ये फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील ड्राइव है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसमें दूसरे ऑप्शन आती है इंटरनेशनली या इसमें है ही फ्रंट व्हील? इंटरनेशनली इसमें बिल्कुल हो सकती है, ऑल इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, इसमें ऑल व्हील भी हो सकती है। ये भाई साहब बीच में चिल कर रहे हैं, कहते होंगे कि तुम लोग कर लो रिव्यू, हमें नहीं। और जरा मौसम में चेंज आई है ना, तो एंजॉय कर रहे हो। अच्छा, 1.2 टर्बो से आमतौर पर लोग ज़रा घबराते हैं, तो आपका आई गेस कंसिडरिंग कि गाड़ियों से बहुत लंबा पाला पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल में टर्बो वाज समथिंग के जो बल्कि आपने जिसकी वजह से गाड़ी ऑप्ट की हो। जी, ये जो हॉर्स पावर और टॉर्क का नंबर है, ये टर्बो की वजह से ही है इस वक्त। और इसके हेड का डिज़ाइन, इसका इंजन का डिज़ाइन ओवरऑल इट इज डिज़ाइंड फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट एंड इकोनॉमी इवेंचुअली। क्योंकि टर्बो को आप किस तरह यूज़ करते हैं, आप चाहें तो आप उसको इकोनॉमिकल तरीके से चला सकते हैं किसी भी टर्बो गाड़ी में, चाहे डीजल है पेट्रोल है, क्योंकि वो जो लूसिडा है वो भी टर्बो डीजल है, तो उस गाड़ी से वास्ता मेरा काफ़ी पुराना है। यानी आप टर्बो से घबराते हैं? उसका एक स्वीट स्पॉट होता है टर्बो का ना, तो इफ यू नो दैट कि मैंने इसको यहाँ पे रख के चलाना है तो मुझे इकोनॉमी इतनी मिल रही होगी, फिर मैंने आउटपुट लेनी है, तेज चलना है तो कैसे चलना है। तो नहीं, घबराने वाली बात लगती नहीं है, लॉन्ग लाइफ होता है टर्बो जो है, ये एकदम से नहीं आपको कुछ सरप्राइज दे सकता। सही। क्या इंजन क्या थोड़ा बहुत मैं असल में चाहता हूँ कि उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड भी थोड़ी बात कर लें। फ्लूइड्स वगैरह आप कौन से डालते हैं, जो रिकमेंडेड है वही डालते हैं, आपने कुछ चेंज किए हैं, विस्कोसिटी वगैरह, ट्रांसमिशन भी और वो इंजन ऑयल वगैरह भी, उसके बारे में? इंजन ऑयल इस गाड़ी में जो है ना वो बिल्कुल एक थोड़ा सा स्पेसिफिक है, इस पे मैंने क्लियरली एक स्टिकर लगाया हुआ है। उसकी वजह ये है कि दिस कार हैज अ वेट टाइमिंग बेल्ट। ये बहुत से ओनर्स को भी नहीं पता। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है इस गाड़ी का, सही, उसमें पीपल नो दैट। लेकिन ये एक डिज़ाइन है जो कि फोर्ड भी यूज़ करता है, जो कि जो यूज़ करता है, सिट्रॉन यूज़ करता है, कुछ होंडा ने भी इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कहते हैं जी कि इंजीनियरिंग वाइज 30% आपके जो फ्रिक्शन लॉसेज है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं इफ़ यू हैव दिस सिस्टम, इफ यू हैव वेट टाइमिंग बेल्ट। यानी कि दिस हैज अ बेल्ट, नॉर्मल टाइमिंग बेल्ट जो कि पुरानी गाड़ियों में अक्सर रही है, आजकल ज़्यादातर चेन होती है, लेकिन ये ऑयल के अंदर चलती है। अच्छा, मैं चूंकि थोड़ा बहुत अपने आप को वो बाइक्स का एंथुसियास्ट कंसीडर करता हूँ, तो मेरे ज़हन में एकदम ही एक लिंक हुआ है जो बाइक्स के अंदर वेट क्लच आता है। वो वेट क्लच इसीलिए होता है क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है और उसकी जो फ्रिक्शन है उसका भी होता है। डुकाटीज वगैरह में ड्राई क्लच आता है, लेकिन फिर वही बात, उसका एक वेट एयर बहुत हाई होती है और उसकी जो है, इसको आप लिंक कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन जो होंडा वीजल की ट्रांसमिशन है जो कि एक नॉन फेलियर पॉइंट है उस गाड़ी का, दैट इज अ ड्राई डुअल क्लच, ड्राई डीसी क्लच, बिल्कुल एग्जैक्टली। जो इसके अलावा इस वक्त जो चाइनीज गाड़ियां कहीं आपको मिल रही हैं उसमें देयर इज अ वेट डुअल क्लच। यस, ट्रू। तो उनके बारे में अभी तक रिलायबिलिटी इश्यूज या प्रॉब्लम्स रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। हालांकि वीजल वो गाड़ी है जो नई भी आई थी ना, तो 6 महीने के अंदर अंदर ही लोगों ने कंप्लेंट्स जो है ना वो प्रॉब्लम्स इनकाउंटर किए थे और वो पे टो होकर वर्कशॉप आती होती थी। तो ये इस किस्म का ही एक डिफरेंस है, ये थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल सिस्टम है सुनने में, लेकिन ये इस गाड़ी में ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसकी वजह से इसका जो ऑयल है, ऑयल स्पेसिफिकेशन है, वो PSA का एक ग्रेड है, वो आपको उसको कंप्लाई करना है, जो कि दुनिया में काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स उसको कंप्लाई कर रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ डीलरशिप पे अवेलेबल है, जो ऑयल है टोटल बनाता है इनके लिए। बीइंग अ फ्रेंच कार वो टोटली, तो उसकी वो मेंशन्ड है, क्लियरली मेंशन्ड स्पेसिफिकेशन है, और फिलहाल हम वही यूज़ कर रहे हैं। महंगा है जी, तकरीबन इस वक्त 17,000 रुपए का 5 लीटर ऑयल देते हैं वो आपको। वाओ। लेकिन इसका जो इंटरवल है वो 10,000 किलोमीटर है। वो कंपनी आपको कहती है कि आपने इसको 10,000 चला सकते हैं तो चला लें। ओके, लेकिन उसकी विस्कोसिटी क्या है वो? 5W30। उस पे अलग से मेंशन होता है INEO, INEO, HTC, और ये कोई टाइमिंग समथिंग HTC से ऐसा कुछ बनता है इसमें, तो फ्रेंच वर्ड्स भी आते हैं, तो उससे पता चलता है कि दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज कंपैटिबल विद दिस कार फॉर दीज इंजन्स एक्चुअली। ठीक हो गया। और ट्रांसमिशन आई गेस रेगुलर AW1 ASN जो कि कमर्शियली अवेलेबल है। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो कि इसमें इस किस्म का इतना यूनिक फीचर है, एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान की अगर मार्केट को जहन में रखें तो। चलें थोड़ा बहुत अब वो एक्सटीरियर की बात करते हैं।
जो फ्रेंच कार्स हैं, मेरे पास भी पोजो रही हुई है कुछ अर्सा, सेडान थी मेरे पास, थोड़ी सी ना ये ज़रा आप कह लें कि जैपनीज़ जो सेंसिबिलिटी है उससे थोड़ा सा हट के होती है कार्स, और इवन फ्रेंच कार्स होती हैं। एक्सटीरियर के बारे में, इसकी लुक के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है? ओवरऑल आपका जो है ना क्या इम्प्रेशन है इसकी आउटलुक के बारे में? आउटलुक ये एक इन्फ्लेटेड किस्म की, ब्लोन किस्म की हैचबैक है। मैं इसको बिल्कुल इसी जगह पे रेट करूंगा। इतना ही इसका कैबिन है। लुक गाड़ी की खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, किसी भी एंगल से देखें। सिर्फ बैक से जो बम्पर है मेरे ख्याल में ज्यादा बाहर निकाल दिया है इन्होंने, डज नॉट मेक सेंस। बैठने में वही जो फ्रेंच प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि आपको बैठने में कुछ लोगों को जो कि ज़रा टॉल हैं शायद मसला हो। ये स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट, ये आपकी विजिबिलिटी मीटर की कैसे हो रही है, कुछ लोग ऊपर से देखेंगे शायद, कुछ नीचे से देखें, तो कुछ डिफरेंट सी चीज़ें हैं। लेकिन ये भी एक्चुअली मेरे ख्याल में कैरेक्टर ही बिल्ड कर रही होती है गाड़ी का, तो एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है इंडिपेंडेंट आपके लिए। तो लुक गाड़ी की खूबसूरत है, साइड प्रोफाइल अच्छा है, फ्रंट से खूबसूरत है। 2019 में ये मेरे ख्याल दुनिया में बननी शुरू हुई थी इन दिस मॉडल। सही। तो एक मॉडर्न फील जरूर है गाड़ी में, फीचर्स में भी और लुक में भी। ओवरऑल आप कहेंगे ये स्पोर्टी, एग्रेसिव, किस किस्म की, किस तरीके से अगर कैरेक्टराइज करना हो? स्पोर्टी फील गाड़ी देती है, एग्रेसिव लुक भी देती है। सामने वो जो क्लॉज वाली LED लाइट लगाई है उससे भी एक इसमें एग्रेसिवनेस फील होती है। गाड़ी के चलने में भी ये वाला बिहेवियर है, थोड़ा सा आवाज़ भी अच्छी थोड़ी सी निकालती है। 3 सिलेंडर इंजन थोड़े से लाउड होते हैं, तो ये थोड़ा ग्राउल करती है जिस वक्त आप इसको एक्सेलरेट करते हैं, तो मुझे वो अच्छी लगती है आवाज़। कुछ लोगों को बुरी लगती है, मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, एक और चीज़, कलर जो है आपने ज़रा इवन दो कि हमारे सामने वो उसी कलर की गाड़ी जा रही है, लेकिन स्टिल मैंने पूछा था, आमतौर पे ग्रे, लाइट यानी सिल्वर और वाइट कलर पसंद किए जाते हैं, वाई द ब्लैक कलर? इसको मेंटेन करना इतना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है जी। मैं रात को 9:30 खाना चाना खाने के बाद इसको पहले साफ करता हूँ जी, अच्छे तरीके से तसल्ली करता हूँ, फिर इस पर बॉडी कवर डालता हूँ। लेकिन ये जो मैंने जिस प्राइस पे ये ली है ना, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो मेरी उस वक्त चॉइस कलर की गाड़ी थी कि मैं वाइट या सिल्वर की ही कोशिश में था, तो वो अवेलेबल नहीं हो रही थी, और मुझे ये भी पता था कि अब इसकी प्राइस में इंक्रीज आनी है। वो एक टाइम ऐसा था इकोनॉमी में, अंदाजा था कि हर मैन्युफैक्चरर के साथ ये होना है, तो उसमें मैंने फिर कलर ऑफ चॉइस चेंज करके ब्लैक लेके, तो मैंने कहा चलें ये कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन गाड़ी थोड़ा सा जल्दी मिल गई और उस प्राइस में मिल गई जो उस वक्त मैं अफोर्ड कर सकता था। By the way, you are happy with your color choice? It looks very good. It looks very good जी, लेकिन ये जितनी सफाई मुझे इसकी करनी पड़ती है उतनी मैंने आज तक किसी और गाड़ी की नहीं की। आखिर में एक्सटीरियर से बस सवाल करके देन विल मूव ऑन। क्या चीज़ आपको स्पेसिफिक एक्सटीरियर में पसंद है और क्या चीज़ स्पेसिफिक आपको पसंद नहीं है? आमतौर पे कोई एक पॉइंट होता है आपको लगता है यार ये गाड़ी का ये एंगल इसमें बहुत ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी, इसका बम्पर बहुत अच्छा है, इसकी लाइट वो जो क्लॉज जैसे आप कह रहे थे, क्या एक स्पेसिफिक आपको चीज़ जो उसमें पॉप्स आउट इन योर माइंड कि यार ये अच्छी है और यार ये चीज़ मज़ा नहीं आ रहा है इसका? इसकी जो फ्रंट लाइट्स है ना, ये लोअर वेरिएंट की, ये वाला जो मॉडल है, और इसकी जो रियर लाइट्स इस तरीके से उन्होंने थोड़ी सी त्रिकोण सी बना के बाहर निकाल के लगाई हैं, वो इसको ना बड़ी डिफरेंट फील देती हैं। फ्रंट से देखने में फ्रंट लाइट बड़ा अच्छा फ़र्क डालती है, और साइडों से और पीछे से वो जो लाइट है जिस जगह लगी है पिछली, वो दोनों चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है इसकी। और उसके अलावा जो नेगेटिव पॉइंट है वो वही है कि इसका जो रियर बम्पर है वो ज़रा ज़्यादा एक्सटेंडेड है, वो रॉ प्लास्टिक है, जो कि शायद एक अच्छी बात है प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स नॉट पेंटेड, तो लेकिन वो ज़्यादा बाहर है, थोड़ा सा वो गाड़ी से अलग ही एक ऑड फील दे रहा होता है, यानी स्टैंड्स आउट विद द ओवरऑल डिजाइन उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। बाकी कुछ जगहों पे इन्होंने क्रोम कम इस्तेमाल किया हुआ था, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ब्लैक आउट गाड़ी की हुई थी इन्होंने, मुझे लगता था। तो मैंने इसकी फिर अली एक्सप्रेस से, क्योंकि चाइना में भी बनती है, मलेशिया में बनती है, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो मलेशियन किट से हो रही है, राइट हैंड ड्राइव जो। अच्छा। तो इतना मुश्किल नहीं है इसके पार्ट्स ढूंढना अगर आपको एक्सेसरीज या कुछ चाहिए, और इतने महंगे भी नहीं है। तो मैंने फिर चाइना से कुछ क्रोम की छोटी छोटी बिट्स लेके इसमें ऐड कर ली है एक्सटीरियर में खुद से। अच्छा, ये इंटीरियर में मैंने ये अभी एक ऐड की है, ये भी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ब्लैक लगता था। ये कुछ पॉइंट्स थे इसके अंदर। I was about to say कि लोग जो क्रोम उतारते हैं और डी बैजिंग करते हैं और आप क्रोम ऐड कर रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा एज शायद ऐसी हो चुकी है मेरी, मैं ओल्ड स्कूल थॉट वाला बंदा हूँ, तो इट्स योर कार लिटरली। ब्लैक के साथ मुझे क्रोम अच्छा लगता है, अगर ये ब्लैक ना होती तो शायद ये ना करता मैं। ठीक हो गया, चल अब थोड़ा बहुत इंटीरियर की बात करते हैं, और पहले हम इंटीरियर की क्वालिटी से शुरू करते हैं। हाउ वुड यू रेट द क्वालिटी ऑफ द डैशबोर्ड, द डोर पैनल्स, द स्विचेस, एवरीथिंग? और
बाद में फिर हम डिजाइन वगैरह पे भी करेंगे। क्वालिटी आप कैसे इसकी रेट करते हैं? क्वालिटी इट हैज सॉफ्ट प्लास्टिक। Okay. ये डैशबोर्ड के दोनों पैड्स जो हैं दे आर सॉफ्ट एंड गिव यू अ गुड फील। दरवाज़ों में भी कुछ सॉफ्ट प्लास्टिक है, कुछ हार्ड प्लास्टिक है। जो हार्ड प्लास्टिक ऐसी जगह पे प्लेस्ड है जो ज़्यादा नज़र नहीं आता आपको, सही। तो ओवरऑल फील अच्छी बनती है गाड़ी की। स्विच थोड़े से कभी कभी फ्रेंच फीलिंग देते हैं, सीधी सी बात। सही। लेकिन ये नहीं है कि डर लगे आपको कि यार ये टूट जाएगा, ऐसा नहीं फील होता। जैसे ये जो फ्रंट पे ये वाले स्विचेस हैं जो इन्होंने ये लैम्बोर्गिनी से शायद इंस्पायर होकर लगाए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इनकी फील भी अच्छी है, इनकी आवाज़ भी अच्छी है। पावर विंडो बटन जो है ना वो आपको उतने अच्छे टेक्टाइल फील नहीं दे रहे होते हैं। ये जो आपके लीवर्स हैं इनमें भी जो प्लास्टिक है, जो स्टॉक्स वगैरह है, इनकी भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी आपको नौची सी फील होती है कि यार ये उतने अच्छे कनेक्ट नहीं करते या डिस्कनेक्ट नहीं करते। लेकिन ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 मैं कहूँगा कि यार इन्होंने ये क्वालिटी जो है ना दी है इंटीरियर में। मुझे जो जापानीज कार्स के साथ जो मसला है ना, वो उनके इंटीरियर की जो टैकी सी फील है ना, स्पेशली टोयोटास की जो एक्वाज हो गई या प्रियसेस हो गई, वो हार्ड प्लास्टिक शायद ज्यादा होता है। यस एग्जैक्टली। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें उस किस्म की फील ये अब इसमें ये भी सॉफ्ट मटेरियल है, ये भी सॉफ्ट मटेरियल है। इसमें कार्बन फाइबर का टच दिया है उन्होंने। ये क्रोम लाइन ओरिजिनल है, ये जो इसकी एम्बिएंट लाइट है ये ओरिजिनल है। तो ये चीज़ें जो है ना ओवरऑल एक अच्छा इम्पैक्ट बना रही हैं। सही। सो 8 आउट ऑफ 10 फॉर द क्वालिटी ऑफ द इंटीरियर। एज आई सेड, इट्स अ फ्रेंच कार। ये हो ही नहीं सकता फ्रेंच कार्स में क्वर्क्स ना हो। इंटीरियर में कोई ऐसी चीज़, कोई क्वर्कीनेस जो अजीब सी, जो आप कहेंगे यार ये इन्होंने क्या किया, या ये दिस इज समथिंग डिफरेंट देन द जापानीज सेंसिबिलिटी, उसमें क्या चीज़ आपके ज़हन में पॉप आउट करती है? कुछ ऐसा इसमें स्टीयरिंग की शेप, डिज़ाइन और इसकी जो स्पीडोमीटर की विजिबिलिटी है वो पता नहीं किस तरह इन्होंने सोचा है कि क्या किस साइज का बंदा किस तरह बैठेगा, क्या करेगा। तो यू हैव टू एडजस्ट। ये बहुत ही डिफरेंट बात है इसमें। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि तकरीबन पूरे 6 फुट का हूँ, तो मुझे भी एक सर्टेन एंगल है, मुझे पता है कि मैंने इसमें बैठते हुए कैसे बैठना है, मैंने इसमें निकलते हुए कैसे निकलना है। I've heard तो कि ये जो इसका कॉर्नर है ये अक्सर लोगों को जरा ये कॉर्नर भी तंग करता है। दूसरा इसकी जो डोर सिल है वो भी थोड़ी सी ऊंची है, जो पिलर है, विच इज एक्चुअली गुड फॉर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। जो साइड इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वो जो ऊंचाई है और वो जो उसकी थिकनेस है वो आपको अपनी टांग उसके मुताबिक एडजस्ट करनी है आपने जब भी गाड़ी में बैठना है। इंटीरियर में या तो ओवरऑल स्पेस की बात कर लेते हैं। मैं अभी मेरे ख्याल में सीट मैंने सबसे शायद पीछे की हुई है फुल, तो फ्रंट में तो बहुत अच्छी है। और लेकिन इस वक्त आपके पीछे एक बंदा आपके साइज का बैठ जरूर सकता है, लेकिन वो आपको कहेगा कि यार इसको 1 इंच 2-1.5 इंच आगे कर लो, और उतना आगे करने के बाद आप भी उतने अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। सही। सो यानी देयर इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस। ये नहीं स्पेस डिसेंट है, लेग स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट है। और हेडरूम भी ठीक ठाक है साथ भाई, है ना? हेडरूम सनरूफ के साथ ठीक है इसका, नॉट बैड। और सीट्स एडजस्टेबल है मेरे पास, तो फुल एडजस्टेबल सीट है। मैनुअल है लेकिन फुल एडजस्टेबल है, तो ये हेडरूम में अपना मैनेज भी कर सकता हूँ। और बूट स्पेस वगैरह? बूट स्पेस इसकी 434 लीटर्स है जी। सही। तो करोला जो इस वक्त है उसकी 450 होती है, बट दिस इज अ हैचबैक, तो प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर आप सीट्स फोल्ड कर सकते हैं, फिर आप पार्सल ट्रे जो ऊपर लगी हुई है वो निकाल दें तो 434 से भी ज़्यादा हो जाएगी अगर आप पाकिस्तानी इस तरीके से सामान रखेंगे। कैबिन स्क्रीन पे भी पहुंचा दें पिछली जो है। बाकी कप होल्डर्स वगैरह, फिर से मैं सामने कंसोल में देख रहा हूँ बहुत जगह छोटी छोटी स्पेस। और ये बिल्कुल ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिज़ाइन की है चीज़। ये 2 USB इसकी अपनी है, एक इसकी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए यूज़ होती है केबल, मैं करता भी हूँ यूज़ उसको। और ये 2 बड़े अच्छे पॉकेट्स बनाए हुए हैं इन्होंने। इंटरनेशनली यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर होता है, पाकिस्तान में फिलहाल उन्होंने नहीं दिया। सही। मे बी अगर ये गाड़ी कंटिन्यू कर गई पाकिस्तान में तो शायद, या इसका अगले मॉडल 3008 500 जो इससे बड़ी हैं मे बी उनमें ठीक हो गया। इंटीरियर ओवरऑल अच्छी फील है इसकी, और क्वाइट है। ये भी एक अच्छी बात है इसकी। बिल्कुल। मल्टीमीडिया और ये जो कनेक्टिविटी सारी चीज़ें इनसे सेटिस्फाइड हैं? कौन सी एंड्रॉयड है या सिंपल इन्होंने कोई अपना डिज़ाइन है इनका? ये जो हेड यूनिट है इसका, ये इनका अपना है, इसके अपने फीचर्स इसमें से यहीं से मैनेज हो रहे होते हैं। ओके। एयर कंडीशनिंग के, म्यूजिक के, नेविगेशन इसकी जो है वो एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के साथ ही चलती है, अपनी नहीं है कोई। गाड़ी के कुछ अपने फीचर्स हैं, कुछ चेक्स हैं, जो कंट्रोल्स हैं, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह रीसेट करना है, हेडलाइट डिपिंग आपने वेलकम लाइटिंग ऑन करनी है ऑफ करनी है, इस किस्म की चीज़ें अलग से हैं। इसके अलावा एक यूनिक फीचर इसका जो है ये इसके जो डिस्प्लेज हैं स्पीडोमीटर के, वो मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास 7 ऑप्शन हैं।
ये जो डायल है ये इस वक्त मैं इसको चेंज कर सकता, इस वक्त मेरे पास फ्रंट स्पेस को इस तरह रखा हुआ है, ये कस्टमाइजेबल है। 2 इसमें कस्टमाइजेबल सेटिंग्स हैं कि आप अपनी मर्जी से क्या देखना चाहते हैं। 7 तरह का डिस्प्ले दे सकती है मुझे ये। इसके अलावा लेन असिस्ट एक सिंपल एक बटन से बंद हो जाती है और बंद रहती है। अगर आप इसको बंद रखना चाहते हैं तो परमानेंटली बंद रहती है, तो आपको हर दफ़ा ऑन नहीं होती है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, जैसे एक्सटीरियर के बारे में पूछा था, उसी तरह इंटीरियर में क्या चीज़ आपको बहुत पसंद आती है और क्या चीज़ आपको ना लगता है कि यार ये थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती थी या चेंज होनी चाहिए थी, ऐसा क्या है? इसकी ये जो सेंटर कंसोल का डिज़ाइन है ना, सही, ये जो इसकी आर्मरेस्ट के साथ पॉकेट है, ये सब कुछ है, ये बहुत वेल डिज़ाइन है मेरे ख्याल में। ठीक हो, ये फ्रंट की दोनों पॉकेट्स बहुत अच्छी हैं, ये आर्मरेस्ट वाली जगह बहुत अच्छी है, इसके अंदर बड़ी डीप पॉकेट मिलती है मुझे, तो ये प्लेसमेंट, ये चीज़ें बहुत बेहतर है। इसके अलावा कभी कभी मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव कन्वर्जन में इन्होंने ये जो हैंड ब्रेक का बटन है इसको नहीं इस तरफ किया, तो अगर आपका यहाँ पे कुछ कप होल्डर में आपने कुछ रखा हुआ है तो देन यू हैव टू जज आपको इसको और एंगेज डिसएंगेज करते हुए। इसी तरह ये जो मोड बटन है इसको भी आप विजिबिलिटी से आउट हो सकता है ये आपके। सही, तो इस तरह की कुछ ये जो कॉर्नर है ये वाकई कभी कभी तंग करता है ये बैठते हुए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके अलावा ये जो है ये इसमें लगा हुआ था, ये जो ग्लासेस होल्डर है, हालांकि मैंने तो ये ज़्यादातर देखा था लोगों का एक्सेसरी ऐड करते हुए। अच्छा, बाय द वे आई जस्ट नोटिस्ड कि इस साइड पे ड्राइवर का वो नहीं है। हाँ जी, इस पे ग्रैब हैंडल नहीं है जी, ग्रैब हैंडल सिर्फ यही है आपके पास। इसकी लॉजिक मैंने पूछी थी तो वर्कशॉप में उन्होंने मुझे कहा था कि सिंस इट है साइड एयर बैग्स, तो वो जो साइड हैंडल है वो फट के जिस वक्त एयर बैग खुलेगा तो वो आपको जख्मी कर सकता है। अब दिस इज अ लॉजिक। लेकिन मैंने कई ऐसी गाड़ियां देखी हैं जिनमें साइड कर्टन एयर बैग्स होते हैं लेकिन वो भी लगा होता है। लेकिन इन्होंने लॉजिकल बात लगती है सुन के, इन्होंने इस तरह सोचा है कि यार ये नहीं लगाते हम कि ये सेफ्टी में या किसी बंदे को इस किस्म का जख्म ना है इसकी वजह से, क्योंकि जब एयर बैग फटेगा तो जाहिर है इसने भी टूटना तो है और टूट के आपके चेहरे पे लग सकता है। ऐसे ही ठीक। इसके अलावा इंटीरियर की जो बुरी बात है ना, रियर पे अगर आप मुझसे पूछें तो कुछ भी नहीं इन्होंने सोचा कि पीछे भी किसी ने बैठना है। अच्छा, जैसे हमने भी नहीं बिल्कुल सोचा कि पीछे भी तो कोई लोग बैठते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? वेंट्स नहीं है पीछे, कप होल्डर की अच्छी जगह नहीं है, सेंटर पे आर्मरेस्ट नहीं है जो कि आजकल की गाड़ियों में होते हैं। बिल्कुल, तो फील्स लाइक बहुत ही हाँ, एकदम से फ्रंट से पिछली सीट पे जाएंगे ना तो आपको गाड़ी की फील बिल्कुल बदल जाती है। थोड़ा इसकी ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। कंफर्ट, राइड क्वालिटी, स्टीयरिंग फील, उनके बारे में क्या कहेंगे? ओवरऑल कंफर्ट से स्टार्ट करते हैं। कंफर्ट कैसा है, आप कैसे इसको जज करती हैं? ओवरऑल कंफर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है। सीट का डिज़ाइन, बॉल्स्टर साइड से, ये चीज़ें मुझे तो बड़ी सूटेबल लगती हैं इसकी। ऐसे ही है, हाँ। और मैंने इस पर लंबे सफ़र जो किए हैं मुझे कोई थकन नहीं हुई। हालांकि मुझे कभी कभी प्रॉब्लम होता है कुछ गाड़ियों में, तो नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन कुछ जापानीज़ गाड़ियों में तो स्पेसिफिकली मुझे प्रॉब्लम होता है जब मुझे 4 घंटे लगातार बैठना हो। बिल्कुल सही। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओवरऑल फील, फ्रंट पैसेंजर्स, बैक पैसेंजर्स, सीटों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है गाड़ी में। ठीक हो गया। सस्पेंशन डिज़ाइन ये भी कंफर्ट में कंट्रीब्यूट करती है। गाड़ी का नॉइज़ लेवल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं जब इसमें बैठते हैं कि यार इस गाड़ी में आवाज़ कम आती है अंदर। सही। इवन एट हाईवे स्पीड्स आपको आवाज़ का मसला नहीं है। और राइडिंग बिहेवियर, स्टीयरिंग बहुत रिस्पॉन्सिव है और अच्छा मैनेज होता है। इट फील्स वेरी स्पोर्टी। आप इसको तेज चलाएं आपको बहुत मजा आएगा। ठीक हो गया। उसकी बात कर रहे हैं तो टायर साइज और अलॉयज का कोई आइडिया है कौन से हैं? अलॉयज इसके अपने हैं और इस पे 18 इंच के टायर्स हैं इस वक्त। पाकिस्तान की सड़कों पे आपको ज़रा लगता नहीं है कि थोड़ा अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओके। ये कुछ गाड़ियों के बारे में हुआ है कि प्रोफाइल पतली है तो उसकी वजह से उन लोगों को टायर स्वेलिंग या साइड वॉल्स का इशू हुआ है। इस गाड़ी के बारे में ऐसा कुछ रिपोर्टेड नहीं है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में फ्रंट पे रेगुलर मैकफर्सन स्ट्रट ही होगा। इस पे मैकफर्सन स्ट्रट है, पीछे इसके बीम है और बीम वो वाली है जैसी आप कहेंगे कोरोला में होती है। तो ये अगेन ये यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स में वो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना जो कि मासेस के लिए गाड़ी बनाते हैं। ये इतना लग्जरी ओरिएंटेड नहीं होता है। थोड़े जो देख रहे हैं उनको बता देते हैं कि बीम का ये फ़ायदा होता है कि बहुत टफ होती है उसमें, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि उसमें कोई एडजस्टेबिलिटी नहीं होती। सिंपली फुट
ठीक लेकिन इट्स लिटरली नो मेंटेनेंस। इस तरह का डिज़ाइन होता है कि आपको 10 साल 12 साल आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है कि मुझे फ्रंट सस्पेंशन के बारे में सोचना है। थोड़ा बहुत हैंडलिंग और उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने इसकी हैंडलिंग वगैरह तो बहुत ज़बरदस्त होगी इसको। हाँ जी, इसको की हाई स्पीड कॉर्नरिंग टर्निंग अगर आप करें तो बड़ी रिस्पॉन्सिव फील होती है। आपका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को एनेबल करना या किक इन करवाना आसान नहीं है इस गाड़ी में। सही। अगर आप कोशिश करें ना कि मैं इसको स्लिप करवाऊं या मैं इसको इतना चलाऊं, हालांकि पावर नंबर इसके डिसेंट हैं, लेकिन इसने आपको आसानी से आप इसको सड़क से फिसलवा नहीं सकेंगे। यानी इट फील्स रिजिड ऑन द रोड, कोई फील्स वेरी फर्म ऑन द रोड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विद द लेवल ऑफ कंफर्ट दैट यू हैव, उसके मुताबिक इसका हैंडलिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं। सही। ओवरऑल आउट ऑफ 10 इसके राइडिंग प्लेयर को कितने पे आप इसको रेट करेंगे? राइडिंग प्लेयर इसका 7 आउट ऑफ 10 तो बिल्कुल है जी। कभी छोटा इंजन जो है ना वो महसूस कराता है कि मैं छोटा हूँ। मैं ये पूछने लगा था कि चेंज क्या करना चाहेंगे अगर राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बात करें? थोड़ा बहुत आप कहेंगे कि अंडर पावर्ड फील होती है? कुछ जगहों पे आपको फील होता है कि वो टर्बो लैग वाली जो बात है ना वो इसमें जरूर है। ठीक है। छोटे इंजन का टर्बो लैग ज्यादा होता है। अच्छा, अगर मैं इसको यानी इस पॉइंट इस तरीके से कहूँ कि इसका राइडिंग की जो एक फील है वो इतनी जबरदस्त है और आप इतना एंजॉय करते हैं कि आपको लगता है कि थोड़ी बहुत अगर और पावर होती तो इट वुड हैव बीन बेटर, ऐसा फील जी बिल्कुल। जैसे मेरे ख्याल में दुनिया में जो इसके डीजल वेरिएंट्स हैं 1.6 उनके जो नंबर्स हैं हॉर्स पावर के और टॉर्क के, इस तरह की पावर के साथ ये गाड़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करती है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा बहुत कंपेटिटर्स पे और प्राइसिंग पे। कंपेटिटर्स मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, उस वक्त भी कंपटीशन था जब आपने ली थी। आई एम प्रीटी श्योर मैं भी उन लोगों में था जिसने ये आपसे कहा होगा कि आपने स्पोर्टेज या फिर टूसॉन क्यों नहीं ली। तो थोड़ा सा उस बारे में बात कर लेते हैं। व्हाई पर्टिकुलरली दिस कार के इसकी स्पोर्टेज की उस वक्त जो प्राइसिंग थी ना टॉप ऑफ द लाइन इट वाज 68 लाख। टूसॉन वाज अराउंड 66 जिस वक्त मैंने ये गाड़ी ली थी, दिस वाज 61। इसका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है। इसकी प्राइसिंग उस वक्त भी तकरीबन बिल्कुल बराबर थी टू द ग्रैंडी ऑफ दैट टाइम, Corolla एंड Hyundai Elantra इससे 2 लाख रुपए सस्ती थी। आज भी कुछ इसी किस्म की प्राइसिंग है इसकी। 79 की ये है तो ग्रैंडी इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन 79 से थोड़ी सी ज़्यादा है, कुछ हज़ार में, और Elantra शायद 77 की है। अभी भी ये उसी जगह पे है। और लेकिन अब स्पोर्टेज वगैरह जो है वो 90 लाख तक जा चुकी हैं, स्पोर्टेज और टूसॉन दोनों। कल मैंने जो प्राइसेस चेक की थी 73 से शुरू होती है, जो बिल्कुल मेरे ख्याल में जिसको अल्फा कहते हैं, और 96.5 अल्फा के साथ ही आती थी, बिल्कुल आती थी उस वक्त के हिसाब से। लेकिन मैंने सेडान की तरफ नहीं जाना था, मैंने बड़े गौर से जाके Elantra देखी थी। मुझे लगता था कि शायद वो गाड़ी ठीक होगी, लेकिन सेडान मुझे स्पेक्ट्रा की वजह से ना आदत है लिफ्ट बैक बूट की। सही। तो वो उस हिसाब से सामान कैसे रखना है आपने, आप बड़ी आइटम कभी कभी मूव करनी पड़ रही है आपको, तो उस गाड़ी ने बड़ा साथ दिया था हमारा। तो इसमें भी वही चीज़ है कि इसकी डिग्गी जिस तरह से खुलती है, इट इज़ अ हैचबैक डिज़ाइन। तो और फिर ये रेस्ड है थोड़ी सी, ठीक है, बिल्कुल क्रॉस ओवर होने की वजह से हाँ। बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज तक कभी स्पीड ब्रेकर के बारे में सोचना नहीं पड़ा किसी चीज़ के बारे में कि ये लगेगी, ऐसे होगा वैसे होगा, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो शक्ल मॉडर्न कितनी है, फीचर्स किस तरह के हैं, तो हैविंग एन अल्फा और हैविंग समथिंग लाइक दिस जो कि इतनी मॉडर्न है आजकल के हिसाब से, वेल इक्विप्ड है, तो मैंने इसका ये चॉइस किया था कि सेडान पे नहीं जाना तो इस पे जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली सेडान इसके इनडायरेक्ट कंपेटिटर हो गया, वो प्राइसिंग में कम्पीट करते हैं। हाँ, प्राइसिंग में करते हैं। और डायरेक्ट कंपटीशन में चाइनीज के साइड पे ध्यान नहीं किया? जूलियन वगैरह ये जो आती हैं इस किस्म की तो देखी थी? मैंने बिल्कुल देखी थी, मैंने हैवल जाके देखी थी, और वहाँ पे इसकी जो लुक्स है ना वो थोड़ा सा पार्ट प्ले कर गई थी। ये मेरी फैमिली को, बच्चों को, सबको इसकी शक्ल बहुत पसंद आई थी। ये जो लॉइन वाला डिज़ाइन है, जो थीम है, और ये जो क्लॉज हैं, और ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर गई थी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ओवरऑल आपको कंपटीशन के मुकाबले में इसकी क्या चीज़ अच्छी लगी थी? तो आई गेस कि इसकी द लुक्स, ओवरऑल लुक्स जो है ना वो उन्होंने डिफरेंशिएट किया था। चलें, अब मेरे ख्याल में फाइनल खासी हमारी मेरे ख्याल में हैवी किस्म की डिस्कशन हो गई है। फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं। फाइनल जो आपके थॉट्स हैं उस पर, इज इट एवरीथिंग यू विश्ड फॉर?
इट इज एवरीथिंग आई विश्ड फॉर। ये गाड़ी बिल्कुल जरूरत के आन मुताबिक है, मेरे एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरती है। मेंटेनेंस पे थोड़ा सा सरप्राइज ये कभी कभी देती है। ओके, डीलरशिप पे डिपेंडेंसी है एक। हाँ, मैंने ये पूछा था कि डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा। डीलरशिप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि किया की जो नेटवर्क है उसी पे इसने मेंटेन होना है। किया लकी मोटर्स तो उन्हीं की प्रोडक्ट है, ओन करते हैं उसको, अच्छे तरीके से प्रमोट भी कर रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास ये गाड़ी है, तो इनके एड्स भी बड़े अच्छे से बनाए हुए हैं इन्होंने। तो वो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त डीलरशिप पे डिपेंडेंसी ज्यादा है। इससे इतना मुश्किल नहीं है, गाड़ी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा नंबर्स में बिकी हुई है। पार्ट्स, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, हर चीज है, आसान है कि दुनिया के हर कोने में ये गाड़ी इसी शक्ल में मिलेगी आपको। सिर्फ पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइव है, तो राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज है 35% ऑफ द वर्ल्ड है। सही। और ये बीइंग यूरोपियन, इन्होंने थोड़ा सा लेट एंटर किया है राइट हैंड मार्केट में। चाइनीज भी वैसे लेट ही एंटर हुए हैं राइट हैंड। तो लेकिन इसमें अब थाईलैंड, मलेशिया और इसके जो टायर हैं वो सिंगापुर के बने हुए हैं, तो इस रीजन में आपको इसकी सपोर्ट बड़ी आसानी से मिल सकती है। अगर आपको खुद मेंटेन करनी पड़ेगी तो इट कैन बी डन, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इस वक्त इसकी डीलरशिप डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आई वंडर इस वक्त जापानीज जर्मन की हेल्प कर रहे हैं या जर्मन जापानीज की हेल्प कर रहे हैं। एनीवे ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं मेरा ख्याल है जी। जंप स्टार्ट ठीक हो गया। अच्छा, डीलरशिप एक्सपीरियंस हो गया। उसी से रिलेटेड एक सवाल था कि ओवरऑल मेंटेनेंस और जो इसकी ओनरशिप कॉस्ट है, वो आपने ऑयल का तो बता दिया, लेकिन फ्यूल फिल्टर, ब्रेक सर्विस, छोटी मोटी चीजें, उनके बारे में क्या? फ्यूल फिल्टर, ब्रेक सर्विस, जिसके टायर, इसकी बैटरी, जो एक प्राइस लिस्ट है ना डीलरशिप पे, सही, वो बिल्कुल उतनी ही है जितने की आप समझ लें कि आप इस वक्त एक स्पोर्टेज अल्फा मेंटेन कर रहे होंगे या एक करोला होंडा सिविक मेंटेन कर रहे होंगे। अच्छा। आप इसके लेवल की जो गाड़ी है ना, इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो अदर देन ऑयल इस गाड़ी के केस में एक्सक्लूसिव है, वो बिल्कुल उतना ही है। ठीक। और अवेलेबिलिटी है पार्ट्स की, प्रॉब्लम नहीं है। सही। मतलब यही टायर जो कि इसके अपने इस वक्त लगे हुए हैं, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, ये अगर मुझे चाहिए है तो ये इस वक्त इसकी डीलरशिप लिस्टिंग प्राइस में 36,000 का एक टायर है, विच इज़ नॉट बैड। बाहर भी तकरीबन ऐसे ही है। सही। बैटरी इसकी अपनी है, जिस रेटिंग की है, इसकी कंपनी के मुताबिक है, तो 27,000 रुपए की है। वो भी शायद मैं बाहर से लूँगा तो मैं इतने की नहीं ले सकता। फिल्टर इसका, एयर फिल्टर 5600 रुपए का है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ऑयल फिल्टर इस वक्त ये 3700 का चार्ज करते हैं, वो लोग भी तकरीबन इतना ही चार्ज करते हैं। तो अदर देन ऑयल प्राइसिंग का इशू नहीं है, डिपेंडेंसी का इशू है कि शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी जी, हमारे पास आजकल फलाना फिल्टर नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। आपने इतना सब ये गाड़ी चला ली है, 7-8 महीने रखी है, आपका वैसे भी वास्ट नॉलेज है गाड़ियों के बारे में। अगर इफ आई टेक यू बैक टू द टाइम व्हेन यू बॉट दिस कार, आप तब भी यही गाड़ी खरीदेंगे या उस वक्त आप कुछ और देखना शुरू करेंगे? आपको लगता है? नहीं, मैं दोबारा ये गाड़ी बिल्कुल खरीदूंगा, खरीदेंगे बिल्कुल। और मेरे पास अगर गैरेज स्पेस की प्रॉब्लम ना हो ना, तो मैं तो इंतज़ार करूंगा कि मैं 3008 जो इसका इससे बड़ा मॉडल है, शायद मैं उसकी तरफ भी देखूं, क्योंकि वो ऑल इलेक्ट्रिक में भी लॉन्च हो रहा है अभी दुनिया में, और मॉडर्निज्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं इस वक्त एज अ ब्रांड। सही। अच्छा, फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वुड यू रिकमेंड दिस कार? और अगर करेंगे तो किस किस्म के बंदे को ये गाड़ी देखनी चाहिए, लेनी चाहिए? क्योंकि हर कार हर बंदे के लिए नहीं होती है। तो इससे स्टार्ट करते हैं, वुड यू रिकमेंड दिस कार? आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस कार। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग ओनरशिप टाइम देखते हैं अपना गाड़ी के साथ, 5-1 साल का, तो बिल्कुल ये गाड़ी आपको सूट करती है इस साइज में, इस प्रैक्टिकलिटी के साथ। अगर आप तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा आपको। और किस आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। सही। और किस किस्म के बंदे को गाड़ी लेनी चाहिए, वो मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि बाज़ लोग मेंटेनेंस के बारे में ज़रा थोड़े से फिनिकी होते हैं, बाज़ लोग फ्यूल एवरेज के बारे में होते हैं, बाज़ लोग जापानीज, जर्मन, यूरोपियन के चक्कर में होते हैं। तो आपके ख्याल में कौन सा बंदा जो है हु शुड ऑप्ट फॉर दिस कार? फ्यूल एवरेज अगर देखें ना, जो मेरी इस वक्त 9163 किलोमीटर अभी हम चल चुके हैं, 35 से निकले थे, तो इस वक्त 14.2 मेरी एक्यूमुलेटेड एवरेज है। सही। जो मेरे ख्याल में बुरी नहीं है। ठीक है जी, आपको ये किसी इस प्राइस कैटेगरी की सेडान में आपको इतनी एक्यूमुलेटेड एवरेज नहीं मिल रही होती है। यानी कि मैं हाईवे पे इसको 18s में भी तक की माइलेज भी ले सकता हूँ, मैं 20 तक की माइलेज भी ले सकता हूँ, मैं 23 से लाके 8 की माइलेज भी ले सकता हूँ। तो ये वेरिएशन जो है ना, ये छोटा इंजन और टर्बो के कॉम्बिनेशन में ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक।
तो फॉर अ स्मॉल फैमिली, फॉर अ स्मॉल फैमिली, एक एवरेज मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आई वुड से, आजकल के दौर के मुताबिक, उनके बजट में एक रोला लेने से बेहतर है मेरे ख्याल में कि ये जो गाड़ी है ना वो सूट करेगी उन्हें और उससे ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी देगी आपको। और अब बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन, मे बी ज़रा चीज़ी किस्म का लगे आपको, लेकिन आपकी जो गाड़ी है, डज इट ब्रिंग जॉय टू यू? ओ यस इट डज। मैं ऑफिस से जिस वक्त निकलता हूँ ना कोई बुरे दिन के बाद, तो इसको चलाने के बाद ना मेरे चेहरे पे तो स्माइल आती है जी। आई एंजॉय ड्राइविंग इट ऑन 9th एवेन्यू और इस्लामाबाद हाईवे। ये होना चाहिए गाड़ी में। और आप इसको मुड़ के देखें, ये भी एक बात जो की जाती है कि आप अपनी गाड़ी को ब्लॉक करने के बाद दोबारा देखें, तो मैं डेफिनेटली देखता हूँ। तो ये वाला जो है इस गाड़ी में एग्जिस्ट करता है। और उसी वक्त हमारी बैटरी भी ख़त्म हो गई। वो चलें साकिब भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जो मेरा कैमरा था मेन, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। फाइनली हम भी मोबाइल फ़ोन पे उधर आए हैं, तो थैंक यू फॉर योर टाइम। और बड़ा अच्छा रहा आपके साथ बातचीत करना, गुड एक्सपीरियंस। नहीं, इट वाज अ प्लेजर, हमेशा मज़ा आता है आपसे गपशप करके। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो आप भी ये नेक्स्ट टाइम कंसीडर करेंगे गाड़ी। मैं पहली दफ़ा इसमें बैठा हूँ एंड जेन्युइनली इट वाज अ सरप्राइज़। मैंने पहले बताया पोजो मेरे पास रही हुई है, लेकिन वो सेडान थी और वो पुरानी थी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन इट्स सच अ नाइस प्लेस टू बी इन। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Thank you.